धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बा की रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला की उसके पिता ने दामाद और मृतका के देवर के साथ मिलकर पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला की डेड बॉडी को बसई नवाब से सटे उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ थाना इलाके के गांव भोपुर के पास सड़क किनारे फेंक दिया। खेरागढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम से नमूने एकत्रित कराए और मृतका की शिनाख्त के लिए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसके बाद मृतका की पहचान बसई नवाब कस्बा की रहने वाली सुनीता के रूप में हुई। खेरागढ़ पुलिस ने मृतका के परिजनों को अवगत कराया। मृतका के पिता ने बेटी के लापता होने और हत्या की आशंका जताई, लेकिन जब पुलिस ने मृतका के पिता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने वारदात को कबूल कर लिया। पिता ने अपनी 3 बेटियों की शादी साल 2010 में खेरागढ़ थाना इलाके के बरबर गांव में एक ही परिवार 3 सगे भाइयों से की थी और मृतका सुनीता की शादी पवन जाटव के साथ हुई थी। लेकिन सुनीता अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसके चलते पिता ने लोकलाज के कारण सुनीता के पति पवन और देवर के साथ मिलकर उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। मृतका सुनीता की सगी बहन पूजा ने धौलपुर जिले की कौलारी थाना पुलिस को बताया कि सुनीता अपने पति पवन के चचेरे भाई विष्णु से प्यार करती थी और वो शादी करना चाहते थे। सुनीता को अपने साथ लेकर वह 29 मई को मायके बसई नवाब छोड़कर आई थी। इसके बाद 30 मई की रात को सुनीता ने अपने प्रेमी विष्णु को फोन किया था। पिता ने विष्णु से फोन पर कहा था कि उसके पिता और पति उसे जान से मार देंगे, कैसे भी इन लोगों से मुझे बचा लो। पूजा ने पुलिस को बताया कि 31 मई को जब वह अपने मायके बसई नवाब पहुंची तो उसकी मां ने उसे बताया कि तेरे पिता सुनीता के पति पवन और उसके देवर जल सिंह ने मिलकर रात में सुनीता की हत्या कर दी है। मृतका सुनीता के पिता कोमल सिंह निवासी बसई नवाब ने अपनी 3 बेटियों की शादी खेरागढ़ थाना इलाके के बरबर गांव में एक ही परिवार में 3 सगे भाइयों से साल 2010 में की थी, लेकिन बड़ी बेटी पूजा ने 5 साल पहले पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद अब उसकी दूसरी बेटी भी अपने पति को छोड़कर पति के चचेरे भाई से शादी करना चाह रही थी। इससे कोमल सिंह की बदनामी हो रही थी। कोमल सिंह ने लोकलाज और बदनामी के चलते शुक्रवार की रात अपने दामाद पवन और उसके भाई जल सिंह के साथ मिलकर सुनीता की बेरहमी से मारपीट की। मारपीट से बचने के लिए सुनीता ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन तीनों ने कमरे की खिड़की तोड़कर दरवाजा खोलकर कमरे में बंद कर सुनीता की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद कोमल सिंह ने अपने दामाद पवन को साथ लेकर सुनीता की डेड बॉडी को बाइक के बीच में रखकर यूपी के खेरागढ़ थाना इलाके के गांव भोपुर में सड़क किनारे फेंक दिया और बसई नवाब लौट आए। घर पर कोमल सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनीता के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो जान से मार दूंगा। सुनीता की मौत की खबर जब उसके पिता कोमल सिंह को मिली तो वह मौके पर पहुंचा। उसने पुलिस को सुनीता के लापता होने और हत्या की आशंका जताई, लेकिन जब पुलिस ने कोमल सिंह से सख्ती से पूछताछ की तो उसने वारदात को कबूल कर लिया। मामले को लेकर कौलारी थाना SHO हरेंद्र सिंह ने बताया कि खेरागढ़ थाना इलाके में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। उस संबंध में जब शिनाख्त कराई गई तो महिला सुनीता बसई नवाब कस्बे की रहने वाली थी और खेरागढ़ में ससुराल था। सुनीता 29 मई को अपने मायके बसई नवाब आई थी। डेड बॉडी खेरागढ़ थाना इलाके के भोपुर गांव के पास मिली थी। इस संबंध में मृतका की बहन पूजा ने पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन सुनीता को उसके पिता कोमल सिंह, उसके पति पवन और पवन के भाई जल सिंह द्वारा बसई नवाब में मारकर उसकी डेड बॉडी को खेरागढ़ इलाके में फेंक दिया। मामला दर्ज कर मृतका का आगरा में पोस्टमार्टम करा दिया है और अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 31/5 को थाना इलाका खेरागढ़ के क्षेत्र में एक युवती की सड़क के किनारे लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त सुनीता पत्नी पवन पुत्री कोमल सिंह निवासी बसई नवाब के रूप में हुई थी, जिसकी बाबत
सुनीता की बड़ी बहन द्वारा अपने पिता एवं उसके पति पवन व सुनीता के जेठ जल सिंह के द्वारा गला दबाकर वसई नवाब में हत्या कर सबको खेरागढ़ इलाके में फेंकने के संबंध में मुकदमा पंजीबद्ध कराया है, जिसकी जांच व अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान से जो भी साक्ष्य सामने आएंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजस्थान में रविवार को शिक्षक प्रशिक्षण की भर्ती प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। प्री बीएसटीसी और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित की गई। धौलपुर जिले में परीक्षा 22 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित की गई। परीक्षा में 12,745 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिसमें से 966 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 11,779 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा के दौरान 5 डमी परीक्षार्थी पकड़े गए जो अन्य परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे। धौलपुर जिले के विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर 2 डमी परीक्षार्थी, राजकीय विधि महाविद्यालय में 2 डमी परीक्षार्थी और राजकीय पीजी कॉलेज में 1 डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया। परीक्षा में 5 डमी परीक्षार्थी पकड़े जाने के बाद परीक्षा केंद्रों पर हड़कंप मच गया। सभी डमी परीक्षार्थियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। राजकीय पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर लकी अंधाना पुत्र बलवीर सिंह के स्थान पर विवेक पुत्र बच्चू सिंह परीक्षा दे रहा था। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर मोनू कुमार पुत्र भगवान स्वरूप के स्थान पर मोनू पुत्र दीनबंधु परीक्षा दे रहा था। विनेश कुमार पुत्र राजवीर सिंह के स्थान पर मोहित शर्मा पुत्र रामनरेश शर्मा परीक्षा दे रहा था। राजकीय विधि महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर सचिन पुत्र राजवीर सिंह के स्थान पर आकाश तिवारी पुत्र गिरिराज तिवारी परीक्षा दे रहा था और विवेक पुत्र गिरिराज सिंह के स्थान पर राहुल पुत्र महावीर बघेला परीक्षा दे रहा था। परीक्षा केंद्र पर तैनात केंद्राधीक्षकों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। परीक्षा केंद्रों पर पहुंची पुलिस सभी 5 डमी परीक्षार्थियों को अपने साथ ले गई। बता दें कि धौलपुर जिले के 22 परीक्षा केंद्र पर रविवार को प्री बीएसटीसी और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां 3 परीक्षा केंद्रों पर 5 डमी परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। डमी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर मूल परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। केंद्राधीक्षकों को शक होने पर डमी परीक्षार्थियों के दस्तावेजों से मिलान किया गया तो वह फर्जी पाए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी डमी परीक्षार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। ट्रैक्टर ने घर के बाहर खेल रहे मासूम को कुचला, हुई मौत। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के राम सिंह का पुरा गांव में रविवार सुबह घर के बाहर खेल रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चरण सिंह जाटव का 5 वर्षीय बेटा अंशु घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दरमियान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट और सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस घटना से परिवार में मातम फैला हुआ है। बिजली करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के गांव जारौली में रविवार को एक महिला घर पर कार्य करते समय अचानक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से करंट की चपेट में आ गई, जिससे महिला वर्षा पत्नी नरेश लोधा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी जारौली की मौत हो गई है। बताया गया है कि महिला वर्षा घर पर मशीन के द्वारा दही बिलोह रही थी, तभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से महिला करंट की चपेट में आ गई और बुरी तरह झुलस गई। घर पर महिला अकेली होने के कारण काफी समय तक जमीन में पड़ी तड़पती रही। बताया गया है कि घर पर उसका देवर मंदबुद्धि था जो महिला को संभाल नहीं सका। काफी समय बाद अचानक चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तभी लोगों ने महिला को संभालकर उपचार के लिए वसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जब तक काफी देर हो चुकी थी।
हालांकि चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पहुंचते ही अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। श्रीमती वर्षा पत्नी नरेश जाति लोधा निवासी जारौली की करंट से मौत हो गई। गांव वालों ने बताया कि बिजली का करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में आज महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इसका उदाहरण मुरैना जिले की पोरसा इलाके की रहने वाली लता तोमर ने दिया है। उनके पति आर्मी में जम्मू कश्मीर में पदस्थ हैं। इसके अलावा धर्मवीर आर्मी में अभी भारत और पाकिस्तान युद्ध में शामिल हुए थे। उसके साथ जब समय मिला तो पत्नी का सहयोग किया था। लता तोमर ने जैविक खेती का नया अध्याय लिख रही हैं। किसान द्वारा गेहूं, सरसों, चना, अरहर बल्कि अपनी मवेशियों के लिए हरा चारा भी जैविक तरीके से उगाया जाता है। इसके साथ साथ महिला किसान ने केले, अनार, पपीता से चीकू सहित कई प्रकार की सब्जियां भी अपने खेत में उग रखी हैं। लता तोमर पोरसा विकास खंड की बमूर का पूरा गांव की रहने वाली है। उन्होंने 18 बीघा बीहड़ों की जमीन खरीदी और उसके बाद जैविक खेती करने के लिए धीरे धीरे जमीन को समतल कराया। लता तोमर के पति धर्मवीर सिंह आर्मी सेवा में पदस्थ हैं। पति ने यह 18 बीघा जमीन खरीदी। उसके बाद 2021 से पत्नी ने इस जमीन की कमान संभाली और जहरीले कीटनाशक व खाद के बजाय जैविक खाद की खेती करने की ठान ली। इसमें उनके पति धर्मवीर भी ऑनलाइन पत्नी का सहयोग करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने जमीन को समतल कर फसल उगाना शुरू कर दिया और इसकी बिक्री ऑनलाइन फसल को बेचना शुरू किया। लता ने बताया कि पति के सहयोग से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में गेहूं, सरसों, चना, अरहर की ऑनलाइन बिक्री करने का काम भी शुरू कर दिया है। लता ने बताया कि पति के सहयोग से जीवा अमृत, घनजीवा अमृत, गोबर गैस, स्लरी, केचुआ खाद, कीटनाशक नियंत्रण हेतु नीम का तेल आदि का उपयोग खेती में किया। सरसों, गेहूं, चना, अरहर के अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के साथ साथ केला, पपीता, अनार, जामुन, शहतूत, अंजीर, गुलाब, सहजन, मिर्ची, बैंगन, हल्दी की खेती मौसम के अनुसार करती हैं। उनके द्वारा सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। लता ने यह भी बताया कि देश और प्रदेश के जनप्रतिनिधि यह कहते हैं कि केमिकल वाले खाद का उपयोग कम किया जाए, इसलिए उन्होंने इस प्रेरणा से भी कीटनाशक खाद को अलग रखकर जैविक खेती करने की ठानी और जैविक तरीके से खेती कर रही है, जिससे पैदावार भी अधिक हो रही है। ये हमारे पति का सपना था। उन्हें मतलब ये जमीन उन्होंने खरीदी थी, फिर उन्हें गैर खाद बीज की करने का, जैविक खेती करने का शौक था। वही हम लोग कर रहे हैं। सरसों, गेहूं, चना ये किए थे। अब कोमेड़े की खेती है और साग सब्जियां हैं, मूंग, ये सब बो रखा है। फलों में केला है, सेव है, पपीता है, अमरूद है, ये सब लगे रखे हैं। ये बीज कहाँ से ये पौधा लाए थे, किस तरीके से ये पूरी तैयारी? अनार ये सब राजस्थान से ऑर्डर करके मंगाए थे और केला तो आसाम से लेके आए थे और एक महाराष्ट्र से लेके आए हैं। उधर लगा हुआ है पेड़। पति बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं, आप यहाँ खेती किसानी कर रही हैं, कैसा? अच्छा लगता है। पति को देश की सेवा में जरूरी है तो वहाँ कर रहे हैं, हमें घर पे रहना है तो हम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। और कौन कौन सहयोग करता है आपका इस पूरी खेती? इसमें हमारी सासू माँ सहयोग करती हैं, ससुर जी करते हैं, बच्चे करते हैं। शासन की जानकारी में है, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय काम उन्होंने किया है। फौजी की वाइफ फौजी बॉर्डर पर हैं और उनकी वाइफ के पास यहाँ 18 बीघा बंजर टाइप जमीन उन्होंने खरीदी थी, लगभग बीहड़ी जमीन, उसको उन्होंने खेती योग्य बनाया और आज उनके डिमांड इतने बढ़ गए हैं गेहूं के, चना के, उनके द्वारा उत्पादित और भी फल, साग, सब्जी कि वो शायद पूरा भी न कर पाती हूँ। इस तरह की जैविक खेती उन्होंने की। वास्तव में इस तरह की महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री का जो कृषि उत्पादकता को दुगुना करने का था या कृषि आय को दुगुना करने का की योजना है या की सोच है, उसको ये महिला फलीभूत कर रही। जिले में से महिला को जिला प्रशासन की ओर से मैं सैल्यूट करता हूँ। सर, समय समय पर चूंकि जिला प्रशासन की ओर से भी सहयोग की आवश्यकता होती है, कृषि विभाग के अधिकारी भी समय समय पर सहयोग करने का काम करेंगे या जिला प्रशासन सहयोग करेगा? जी बिल्कुल, जब भी उनकी तरफ से कोई सहयोग जिला प्रशासन से मांगा जाएगा
उन्हें भरपूर सहयोग दिया जाएगा। उनकी जो उत्पादकता है वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए योगदान के रूप में साबित हुआ है। पर्यावरण एवं कुटुंब प्रबोधन पर विचार गोष्ठी आयोजित। धौलपुर में मधुकर सेवा संस्थान की ओर से पर्यावरण और कुटुंब प्रबोधन पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता जीएलए विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति दुर्ग सिंह चौहान ने पर्यावरण संतुलन को जीवन के लिए आवश्यक बताया। वहीं पर्यावरण के सुधार के लिए विभिन्न प्रजाति के फलदार और छायादार पौधों को भी रोपित करने और उनकी देखभाल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वाहनों का उपभोग बढ़ा है, उसके सापेक्ष रास्ते आदि बनवाने में पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। उन्होंने कुटुंब प्रबोधन पर बोलते हुए कहा कि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की विराट अवधारणा के लिए हमारे कुटुंब का मजबूत होना जरूरी है। कार्यक्रम का शुभारंभ गोष्ठी के मुख्य वक्ता दुर्ग सिंह चौहान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जिला संयोजक रामख्तियार सिंह एवं मधुकर सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने सरस्वती माता की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन कर किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, मंत्री मंजीत गर्ग और कोषाध्यक्ष यतेंद्र ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। गोष्ठी को आरएसएस के विभाग कुटुंब प्रबोधन के संयोजक अनुराग शर्मा, मुकेश सूतेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राम अवतार सिंह सिकरवार ने किया। इस मौके पर जिले के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। गालव ऋषि की शोभायात्रा को लेकर की बैठक। धौलपुर में अखिल भारतीय गालव पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक ओडेला रोड स्थित त्यागी छात्रावास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह त्यागी ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 जून गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मनिया में गालव ऋषि की भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को समाज के गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाएगा। संरक्षक बहादुर सिंह त्यागी ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री रामबाबू मुखिया, सरनाम त्यागी, वेदपाल त्यागी, कोषाध्यक्ष भूरी सिंह त्यागी, हरिओम त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी, शिवराज त्यागी, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार त्यागी, भारत त्यागी आदि गणमान्यजन उपस्थित रहे। बैठक का संचालन प्रेम सिंह त्यागी ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शोभायात्रा को सफल बनाने के लिए सहयोग का संकल्प लिया। 28 जून को मनिया में निकाली जाएगी भगवान परशुराम जी की शोभायात्रा। धौलपुर जिले के मनिया में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल डंडोतिया की अध्यक्षता में बजरंग कुटी मनिया में ब्राह्मण समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति भगवान परशुराम जी की शोभायात्रा की तारीख को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भगवान परशुराम जी की शोभायात्रा मनिया कस्बे में 28 जून को निकालने का सभी लोगों ने निर्णय लिया। साथ ही भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का भव्य और दिव्य तरीके से निकालने का आह्वान किया गया। बैठक में मुकेश शर्मा, घनश्याम दास शर्मा, शिव शंकर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, संतोष, दयाशंकर, भूरा, उमाशंकर डंडोतिया एवं समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। पौड़ी शहर में लगातार हो रही विद्युत छीजत को कम करने के लिए डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत चोरी रोको अभियान रविवार को भी जारी रहा। रविवार को डिस्कॉम की टीमों ने शहर के 5 अलग अलग एरिया में जाकर कार्रवाई की। इस दौरान 1 दर्जन उपभोक्ताओं को विद्युत चोरी करते पकड़ा गया। मौके पर ही सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ जुर्माना किया गया है। डिस्कॉम के अधिकारियों ने 1 सप्ताह में जुर्माने की राशि को जमा कराने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाड़ी एक्सएएन गोविंद सिंह, एईएन आरडी मीणा के सुपरविजन में कार्रवाई की जा रही है। रविवार को शहर के पुराना बाजार, फरसा कॉलोनी, अजीजपुरा, इमली चौक, गुमट और अलीगढ़ रोड पर कार्रवाई की गई है। 1 दर्जन उपभोक्ताओं को विद्युत चोरी करते पकड़ा है, जिन पर 4,35,713 रुपए का जुर्माना किया गया है।
सभी को चेतावनी दी है कि वह 1 सप्ताह में जुर्माने की राशि विद्युत कार्यालय में जमा कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान टेक्निकल टीम के नितेश कुमार, ओमवीर सिंह, सोहन सिंह, धनीराम वर्मा एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जगदीश मीणा, JEN। श्रीमान अधिशासी अभियंता AN श्रीमान RD मीणा के निर्देशन में सिटी टीम के द्वारा प्रातःकालीन 4 बजे से लेकर और 11 बजे तक कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पुराना बाजार क्षेत्र से 2 लोगों की बीशार भरी, फरसा कॉलोनी से 4 लोगों की बीशार भरी, अजीजपुरा घुमट क्षेत्र से 1 लोग की बीशार भरी, इमली चौक घुमट से 5 लोगों की बीशार भरी गई, अलीगढ़ रोड से 1 बीशार। इस प्रकार कुल कार्रवाई में 12 लोगों पर कार्रवाई की, जिसमें करीब 5 लाख का जुर्माना राशि निर्धारित किया। वे मौके पर ही कंज्यूमर से उपभोक्ता के साइन कराकर बीसीआर जनरेट की और कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही लोगों से अपील की कि उपभोक्ता ईमानदारी से बिजली का उपभोग करे। जिन लोगों के कनेक्शन नहीं है वो कनेक्शन ले और जिनके कनेक्शन है वो ईमानदारी से बिजली का उपभोग करें, ताकि डिपार्टमेंट लोगों को बेहतर सेवा दे सके। बाड़ी शहर में ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली पुलिस द्वारा वाहनों की जांच को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। करीब 2 घंटे की कार्रवाई में 2 दर्जन से अधिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों के चालान काटे गए हैं। वहीं MV एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई के साथ वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति सचेत रहने और हेलमेट का प्रयोग करने की भी सलाह दी गई है। बाड़ी कोतवाली थाने के SI हरवीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के विशेष निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से शहर की टाउन चौकी के पास जांच का अभियान चलाया गया, जहां 2 व्हीलर को रोककर कागजों की जांच के साथ उन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने और हेलमेट का उपयोग करने की सलाह दी गई। जिन वाहनों पर कागजात नहीं मिले उनके खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई की गई। 2 घंटे की इस कार्यवाही में 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और सभी वाहन चालकों को रूल्स फॉलो करने और हेलमेट का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। आज श्रीमान SP साहब धौलपुर द्वारा MV एक्ट की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त पालना में तब चौकी के सामने खड़े होकर यातायात और थाना पुलिस MV एक्ट की कार्रवाई कर रही है। अभी तक 22 चालान किए जा चुके हैं और अग्रिम कार्रवाई जारी है। बाड़ी के वार्ड 28 के कीड़ी मोहल्ले में जलदाय विभाग की लापरवाही से लोग परेशान हैं। विभाग ने पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए 20 दिन पहले सड़क खोद दी, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई है। स्थानीय दुकानदार हरिशंकर के अनुसार ठेकेदार के कर्मचारियों ने JCB से सड़क खोदकर पाइपलाइन डाली और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहल्ला के रहने वाले कैलाश ने बताया कि काम शुरू करते समय 1-2 दिन में मरम्मत का आश्वासन दिया गया था। खोदी गई सड़क से बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वार्ड के अशोक कुशवाहा ने कहा कि कई लोगों के नल कनेक्शन कट गए हैं, इससे पानी की समस्या हो रही है। शादी समारोह का दौर है, ऐसे में खुदी सड़क और नालियों के पानी से कीचड़ बन गया है। परेशान होकर नागरिकों ने आज प्रदर्शन किया और उपखंड प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। परेशानी ये है सर, ये जगह जगह खड्डे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मोटरसाइकिलों से गिर रहे हैं और शादी पार्टी है, सब परेशानी भुगतनी पड़ रही है। ठीक है कि नहीं? आज भी शाम को खाना चालू है यहाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। समस्या ये है कि ये खोद के डाले गए, खोद के डालने के बाद उसमें पूरी रिपेयरिंग नहीं की है और नल के परेशानी इतनी है कि पानी एक बूंद नहीं आ रहा है। 20 दिन से परेशान हो रहे हैं पूरी बस्ती वाले। इधर 20 दिन आएगा, ये करीब नहीं तो 20 दिन हो गए सर। कोई भी अधिकारी खोद के डाल गए हैं, रिपेयरिंग कोई भी नहीं की है। और आगे हमने बोला था कि सर इसे रिपेयरिंग तो करके जाओ। यहाँ कीच हो रही है, बच्चे भी गिर रहे हैं, 2 बाइक भी गिरी थी, अभी शादी हुई थी जब 2 बाइक गिरी थी, उन पर भी दिक्कत आई है। तो हमने कही थी कि इसे करके जाओ, मगर कोई नहीं है सुनवाई। यहाँ नलों के करीब नहीं तो 10-12 पैप हैं, वो सब टूटे डले हैं। बच्चे उन्हें कर पा रहे, मोटरसाइकिल गिर पड़ते हैं और बच्चा गिर पड़ते हैं। यहाँ में इतने परेशानी बहुत ज्यादा, भैंस वगैरह गिर जाए।
इतने परेशान करें थे खुद के और एन बेकार करें पूरी रोड। था सुन भाव विभोर हुए श्रोता, संत पागल बाबा के सानिध्य में हो रही है भागवत कथा। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित राम दद्दा आश्रम में शुरू हुई भागवत कथा में पहले दिन कथा वाचक पंडित गीताराम शास्त्री ने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में वर्णन किया। उन्होंने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया और कह कि भागवत को समझना भगवान को समझने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जन्म जन्मांतर एवं युग युगांतर में जब पुण्य का उदय होता है तब ऐसा अनुष्ठान होता है। श्रीमद्भागवत कथा एक अमर कथा है, इसे सुनने से पापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वेदों का सार युगों युगों से मानव जाति तक पहुंचता रहा है। भागवत पुराण उसी सनातन ज्ञान की पयस्विनी है जो वेदों से प्रवाहित होती चली आई है, इसलिए भागवत महापुराण को वेदों का सार कहा गया है। उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण का बखान किया, कहा कि सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। उन्हें 7 दिनों के अंदर तक्षक के दंश से मृत्यु का श्राप मिला था। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा अमृत पान करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस दौरान कथा में श्रोताओं की काफी भीड़ रही और भागवत कथा का रसपान किया। अवधूत संत पागल बाबा ने श्रोताओं से अधिक कथा में शामिल होकर प्रभु लीलाओं को सुनने का आह्वान किया। कथा के अंत में आरती की गई और प्रभु के जयकारे लगाए गए। इससे पहले सुबह यज्ञशाला में यज्ञ किया गया और आहुतियां दी गईं। तभी भक्तजनों ने सांसारिक सुख शांति के लिए यज्ञ किया। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।